हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शुभम चतरा और आज हम लोग सॉल्व करने वाले 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस का क्वेश्चन पेपर। साइंस के क्वेश्चन पेपर में यू विल गेट कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से उनका आंसर करना है और किस तरीके से आपकी पढ़ाई करनी है एग्जाम के लिए। लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर है, सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है 50 मार्क्स का, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स का, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि डॉट डॉट इज द सेक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल। सेक्रेटरी सेल का कौन सा सेक्रेटरी ऑर्गन होता है? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या होता है? सेल का सेक्रेटरी ऑर्गन। समझते हैं क्या करता है? देखो, ये गोल्जी एपरेटस है और गोल्जी एपरेटस का काम होता है सेल के अंदर से प्रोटीन निकालना, सेल के अंदर में प्रोटीन लेके जाना, मतलब एक तरीके से प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है गोल्जी एपरेटस। ये बातें भी आपको यहाँ पे पता चल गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास डॉट डॉट फायर ड्यू टू द केमिकल सब्सटेंस। क्लास मतलब जो केमिकल सब्सटेंस की वजह से जो फायर होता है, तो वो केमिकल सब्सटेंस को कौन से क्लास में रखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझना होगा उनको डी क्लास में रखते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखो क्लास डी, यहाँ पे आपको पता चलेगा कौन से क्लास में रखा जाता है। यहाँ पे देखो, सबको रखा जाता है क्लास डी के अंदर। केमिकल सब्सटेंस को किसमें रखा जाता है? क्लास डी के अंदर। क्योंकि केमिकल सब्सटेंस में क्या होता है? कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, और अगर आप इनमें से किसी चीज़ में आग लग जाए तो आप उसको पानी की मदद से बुझाने मत जाना, क्योंकि वाटर, ये सारे सब्सटेंस, ये सारे एलिमेंट, ये सारे मेटल्स वाटर के साथ में हाईली रिएक्टिव होते हैं, इतना ध्यान रखना। इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लो। क्लास ए के अंदर सॉलिड सब्सटेंस आते हैं जैसे कि वुड, क्लोथ, कोल, पेपर, अगर ये जल जाए पानी से बुझा सकते हो। क्लास बी के अंदर आते हैं लिक्विड सब्सटेंस, जिसको पानी से कतई मत बुझाना, बिकॉज लिक्विड सब्सटेंस इज लेस डेंसर होते हैं। यहाँ पे पेट्रोल, ऑयल, ये सब वाटर से लेस डेंसर है, तो यहाँ से वो नहीं बुझेंगे पानी से। फिर आप यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हो। क्लास सी के अंदर आते हैं गैसियस सब्सटेंस लाइक एलपीजी सिलेंडर। क्लास ई के अंदर आते हैं इलेक्ट्रिकल। तो इनमें से, इन पांचों में से कोई भी एक एमसीक्यू या एक 1 मार्क क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। प्लीज़ उसके साथ ये भी कर लो, पेज नंबर 64 पे, और आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएगी, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि तमिलनाडु वेस्ट वाटर फ्रॉम द टैनिंग सेंटर रिलीज इन द पोलार रिवर। देखो, टैनिंग सेंटर से जो गंदा पानी था किसके अंदर डाल दिया? पोलार रिवर के अंदर डाल दिया। हैंस दैट रिवर इज रेफर एज, उस रिवर को क्या बोला जाता है? उस रिवर को बोला जाता है, देखते क्या बोला जाता है। पहली बात, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप अपने टेक्स्ट बुक्स में, ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया आपको? पॉल्यूशन से। आप अगर अपने एक्सरसाइज में जाओगे, ये क्वेश्चन कहीं नहीं दिया, मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आया है टेक्स्ट बुक के अंदर से, ठीक है। कहाँ से आया? पेज नंबर 58 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उस रिवर को क्या बोला जाता है? पजर रिवर। पजर मतलब गटर रिवर, गंदा पानी हो चुका है उसका, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा पजर रिवर, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 91.66% प्योर गोल्ड इज कोल्ड, मतलब जो 91, देखो गोल्ड को आपको पता है प्योर फॉर्म में, 100% प्योर फॉर्म में हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वो बहुत, यू कैन से तो बहुत उसको क्या बोलेंगे, बहुत वीक होता है, या आप वो टूट जाएगा, आपके हाथ से टूट जाएगा, तो आपको उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर, इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ कॉपर। तो 91.66% जो प्योर गोल्ड होता है उसको हम कितना कैरेट का गोल्ड माना जाता है उसको, तो उसको समझते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 58 पे जाओ, उसका आंसर आपको वहाँ बहुत अच्छे से पता चलेगा। मैं इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक के पेजेस को रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ साथ में आपको दूसरी बातें भी पता चल जाएगी। अगर कोई गोल्ड 100% प्योर है उसको बोलेंगे 24 कैरेट। अगर कोई गोल्ड 91.66% प्योर है उसको बोलेंगे 22 कैरेट। तो अभी सभी को आपको आंसर भी पता चल गया होगा कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22 कैरेट। लेकिन आप बाकी सारे परसेंटेज को भी पता कर लो, क्योंकि इस टाइम में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इन परसेंटेज को भी पता करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया ऑड मैन आउट का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ईच कैरी 1 मार्क्स। हाइड्रोजन, मैं बता रहा हूँ आपको, हर क्वेश्चन की कुंडली बताऊंगा, किस तरीके से आपको पढ़ना ये भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन, वाटर वेपर, हाइड्रोजन परऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से समझते हैं। देखो, हाइड्रोजन मतलब H, वाटर मतलब H2O, हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब H2O2, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है आपका CO2, करेक्ट है। अब आप समझते हो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है? ये जो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है वो है एलिमेंट, वो क्या है? एक तरह का एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो अकेला एग्जिस्ट करता है, उसमें सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो। सिंगल एलिमेंट मतलब सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आप इन तीनों को अच्छे से देखोगे, ये सारे कंपाउंड है, बिकॉज ये एक दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट से बने हुए हैं। कंपाउंड किसको बोलते हैं? वो सब्सटेंस या वो मॉलिक्यूल जो 2 या 2 से ज़्यादा
अलग अलग एटम से या एलिमेंट से बने होते हैं। तो यहाँ पे देखो वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से बना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑड मैन आउट, बिकॉज इट इज़ अ एलिमेंट एंड अदर ऑल आर द कंपाउंड। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से लिख दी है, ठीक है ना। हाइड्रोजन इज ऑड मैन आउट बिकॉज इट इज एलिमेंट एंड अदर ऑल आर कंपाउंड। लेकिन 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 थोड़ी सी सेंसिबल बातें करते हैं। मान लो आपने गलती से इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड कर दिया, एग्जाम में आया और कर दिया, आप टीचर से छोटा सा प्यारा सा आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, मैम बिकॉज इन सब में हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं है, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए ऑड मैन आउट कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन कंसिस्ट नहीं है। तो ये एक हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 8th स्टैंडर्ड हमें एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन है, तो आप एलिमेंट पे ध्यान दो, हाइड्रोजन पे ध्यान दो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है यहाँ पे कि भाई देखो सेकंड वाला क्वेश्चन है, पहला तो हमने कर दिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, रेबीज और क्या लिखा हुआ एलिफेंटाइसिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं, देखो इसका जो ऑड मैन आउट हो जाएगा वो हो जाएगा एलिफेंटाइसिस। एक बात समझना है, देखो मलेरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया और रेबीज हो गया, ये सारे कैसे डिसीज है, ये सारे वायरल डिसीज है, वायरस की वजह से होते हैं। मच्छर आपके अंदर वायरस इंजेक्ट करता है, उसकी वजह से आपको ये डिसीज हो सकते हैं, ठीक है ना। हेपेटाइटिस भी एक वायरल डिसीज है, रेबीज भी एक वायरल डिसीज है, मलेरिया भी एक वायरल डिसीज है, ठीक है ना। DEN 1 2 आपने बुक में आपने पढ़ा होगा। लेकिन एलिफेंटाइसिस कौन सा डिसीज है यहाँ पे, वो मच्छर के वजह से इन्फेक्टेड तो होते हैं, लेकिन ये पैरासाइटिक डिसीज है। कैसा डिसीज है ये, पैरासाइटिक डिसीज है, ठीक है ना। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन और दे रखा है, मैं उसको भी करवाना चाहूँगा। वो देखा मलेरिया, हेपेटाइटिस, एलिफेंटाइसिस और डेंगू, इनमें से कौन ऑड मैन आउट है, तो मैं बताऊंगा इसमें से ऑड मैन आउट है हमारा हेपेटाइटिस। बात को समझना है, मलेरिया हो गया, एलिफेंटाइसिस हो गया, डेंगू हो गया, इनको फैलाने वाले होते हैं मच्छर, मतलब मच्छर इनका वायरस आपके बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस एक अलग बीमारी है, ठीक है ना। हेपेटाइटिस वायरल डिसीज तो है, लेकिन वो मच्छर की वजह से नहीं फैलता है, ठीक है। तो ये पानी वगैरह, गंदा पानी वगैरह से फैलता है। तो एक बात समझना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि मॉस्किटो से फैलने वाले अलग हो जाएंगे और बिना मॉस्किटो से फैलने वाला अलग। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पैरासाइटिक डिसीज है और ये सारे वायरल डिसीज है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, इस बात का आपका ध्यान रखना है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग और देखते हैं इसको कैसे करना है। अगर आपके पास ब्लंट नाइफ है, ब्लंट मतलब वो नाइफ जिससे आप काट नहीं पा रहे हो, जिसका धार नहीं है, इसका मतलब वो नाइफ क्या कर रही है, वो नाइफ लगा रही है लो प्रेशर, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर आपके पास शार्प नाइफ है, तो शार्प नाइफ कम फोर्स लगाने पे भी हाई प्रेशर लगा सकती है, तो वो लगाएगी हायर प्रेशर। अगर आपका पास हेक्टोपास्कल, मैंने फोर्थ का पहले बता दिया, हेक्टोपास्कल है, हेक्टोपास्कल होता है यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी के साथ रिलेट करते हैं, सिंपल फंडा, ठीक है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व तो नहीं किया अभी तक, हम आधा पढ़ा पार कर चुके हैं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ते फटाफट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है यहाँ पे, ठीक है। पहले क्वेश्चन हम समझते लिखे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, इन सल्फर देयर आर 16 न्यूट्रॉन, 16 न्यूट्रॉन है सल्फर के अंदर एंड 16 प्रोटॉन, और उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे दे रखा 32। पहले एक बात समझनी है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या था, देखो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, बराबर ना। अब मुझे बताओ सल्फर के पास कितने प्रोटॉन है, भैया जी सल्फर के पास है 16 प्रोटॉन। और मुझे बताओ सल्फर के पास अगर 16 प्रोटॉन है और हमने बताया एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो हाउ विल इट पॉसिबल दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 32, तो पॉसिबल है नहीं। तो दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज द एटॉमिक नंबर इज सल्फर इज 8, कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। एटॉमिक नंबर शुड बी 16 बिकॉज, सॉरी एटॉमिक नंबर 16 होना चाहिए बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन कहाँ होते हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये रहा प्यारा सा, इन ट्राई सेल पॉजिटिव टर्मिनल इज मेड अप ऑफ जिंक, यहाँ पे सी लिखना है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, किससे बना रहता है, जिंक से। पूरा क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ड्राई सेल कैसा दिखता है आप सभी को पता है, ड्राई सेल कुछ ऐसा दिखता है, ये ड्राई सेल आपके टेक्स्ट बुक में आपको आंसर मिल जाएगा। अभी इसको पढ़ते हैं, आपका मैंने वहाँ का एक इमेज ले लिया यहाँ पे आपके लिए। देखो जो जिंक की लेयर है, यहाँ पे देखो जिंक लेयर के बारे में बात किया, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। जो जिंक की लेयर होती है ड्राई सेल के अंदर, वो सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है। और पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है, जो सेल के अंदर ग्राफाइट का रोड होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दिया वो कम्प्लीटली क्या है, फॉल्स है, बिकॉज ड्राई सेल इज नेगेटिव टर्मिनल इज मेड अप ऑफ सेल। ड्राई सेल का नेगेटिव टर्मिनल किससे बनाया जाता है, जिंक से बनाया जाता है। तो जिंक कौन सा टर्मिनल होता है,
निगेटिव। और ग्राफाइट कौन सा टर्मिनल होता है, ग्राफाइट होता है पॉजिटिव। कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव। तो ये याद कर लो, नेक्स्ट टाइम में भी ग्राफाइट के वो लोग पूछ लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ड्राई सेल दिखता है। एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, ड्राई सेल का डायग्राम तटस्थ याद कर दो, कंठस्थ याद कर लो, मतलब आंखें बंद करके आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स और इच कैरी 1 मार्क्स। टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 6 सॉल्व करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा। देखो आपके बुक में आपको कुछ इस तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म का चार्ट मिल जाएगा। यहाँ से आपको एक बात पता चल जाएगी, जो किंगडम मोनेरा होता है वो यूनिसेल्युलर होते हैं, देखो यहाँ पे, और वो यूनिसेल्युलर होने के साथ साथ प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से बन जाएगा, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब बोले तो क्या, प्रोकैरियोटिक बोले तो जिसका सेल वेल डेवलप नहीं होता, जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, ठीक है ना। दे मे बी ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मतलब खुद का खाना खुद बनाएंगे, हेट्रोट्रोपिक मतलब अपने न्यूट्रिएंट के लिए वो किसी और पे निर्भर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दिस आर प्रोकैरियोटिक सेल, जैसा मैंने बता दिया है, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं रहेगा, विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स। इसके अंदर गोल्जी एपेटाइटिस माइटोकॉन्ड्रिया हम पहचान नहीं पाएंगे, और होते भी नहीं है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट भी नहीं होते, और ये सारे उनके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा हो गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 लाइन लिख दिया, बहुत हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप ये वाला भी पढ़ लो। क्या है ये, है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगस, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसके साथ साथ में ये भी आप रीड कर लो अच्छे से, कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला जो चार्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो आपको सभी को आता होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चार्ट पे थोड़ा सा हम निगलेक्ट करते हैं या ऑब्जर्वेशन अच्छे से नहीं करते उसकी, लेकिन ये चार्ट भी आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, वायरस का कैरेक्टरिस्टिक याद कर लो, वायरस के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत पॉसिबिलिटी आ सकता है इस टाइम के। व्हाट इज मेंट बाय हेल्थ, हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मतलब भैया स्पोर्ट्स वगैरह खेलो, तंदुरुस्त रहो, हड्डियों को मजबूत रखो, तो कंप्लीट फिजिकल स्ट्रेंथ। मेंटल, दिमाग को एकदम शार्प रखना जरूरी, उसके लिए रीडिंग, उसके लिए एक्सरसाइज, उसके लिए योगा, उसके लिए आपकी पढ़ाई, सब कुछ आपको अच्छे से करना चाहिए, तो दिमाग आपका शार्प बनते जाएगा जितना अच्छे से आप पढ़ोगे। सोशल वेलबींगनेस मतलब आपकी दोस्ती अच्छी होनी चाहिए, व्हाट्सअप वाली दोस्ती या सोशल मीडिया वाली दोस्ती है, रियल वाली दोस्ती जिसमें आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, ये सारे हेल्थ का पार्ट है, ठीक है ना। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि फ्री फ्रॉम डिसीज, मतलब आप अगर आपके बॉडी के अंदर डिसीज नहीं है इसका मतलब आप हेल्दी हो, नहीं। उनके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, आपकी दोस्ती, आपका दिमाग, आपकी फिजिकल फिटनेस, ये सारे मिला के आपकी एक प्यारी सी खूबसूरत सी ताकतवर क्या बनती है, एक हेल्थ बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट द नेम ऑफ कंपाउंड ऑफ द एटॉमिक फार्मूला Na2S। इस कंपाउंड का आपको नाम बताना है, और इस कंपाउंड का नाम है सोडियम सल्फाइड। गलती से भी सोडियम सल्फेट मत लिखना, मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत लोग स्टूडेंट देखा जो इसका नाम लिख देते सोडियम सल्फेट। मैं आपको बताना चाहूँगा सोडियम सल्फेट ये होता है Na2SO4, दिस इज सोडियम सल्फेट, दिस इज सोडियम सल्फाइड। इसके अंदर जो एटम है आपको उनका भी नाम लिखने बोला है। देखो एटॉमिक फार्मूला में जो भी एटम्स है, नेम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट है सोडियम और दूसरा एलिमेंट है सल्फर। दैट्स ऑल माय रॉनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझेंगे बहुत बढ़िया से। देखो एसिड रेन का मतलब क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू द बर्निंग ऑफ कोल, टिम्बर एंड फ्यूल। कोल, टिम्बर एंड फ्यूल, टिम्बर मतलब लकड़ी होती है, ठीक है ना। उनको जलाने से इन्वायरमेंट में क्या छोड़ा जाता है, फैक्ट्री के द्वारा, यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, सॉरी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर को और नाइट्रोजन को रिलीज किया जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है NO2SO2, ये हो गए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। फिर क्या होता है, ये जो ऑक्साइड होते हैं, ये नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं, ये मिल जाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। दोज ऑक्साइड मिक्स विथ रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। क्या बन जाते हैं, एसिड बन जाते हैं। यहाँ पे एसिड का फॉर्मूला लिखा है, कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बात समझ में आया। और जब भी बारिश होती है तो ये सारे एसिड वाटर के साथ कहाँ आ जाते हैं, जमीन के साथ में। दिस एसिड मिक्स विथ रेन ड्रॉपलेट्स दिस वाटर एंड snowflakes and come down as rain, this is called acid rain। ये दोनों जो एसिड यहाँ पे बने थे वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर के साथ मिल के एसिड रेन के फॉर्म में जमीन पे आ जाते हैं। तो दिस इज व्हाट एसिड रेन इज, ठीक है ना। नेक्स्ट
यहाँ पे डिफाइन मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है, देखो न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे क्या जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से, न्यूक्लियस की फ्यूजन की मदद से एनर्जी को क्रिएट किया जाता है। न्यूक्लियर का फ्यूजन क्या होता है, देखो मान लो यहाँ पे हमने एक यूरेनियम का न्यूक्लियस ले लिया, यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाएगा विद द हेल्प ऑफ बम्बार्डिंग ऑफ द अदर न्यूक्लियस, छोटे से न्यूक्लियस को उसको कोलाइड किया जाएगा और यूरेनियम का न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा इस तरीके से। जब यूरेनियम का न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है, और उस समय में जो ये न्यूक्लियस होते हैं उनके साथ में क्या क्या निकलता है, न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, न्यूट्रॉन्स बाहर। और इन न्यूट्रॉन्स के पास इतनी स्पीड होती है कि इनके कोलिजन की वजह से आग लग सकती है, इनकी गर्मी इतनी होती है इनके पास कि वहाँ पे आग लगा सकते हैं। तो हमें मॉडरेटर यूज़ करना पड़ता है कि किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए। तो ग्राफाइट और हेवी वाटर को हम लोग एज ए मॉडरेटर यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं, रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन की स्पीड कम करते, बोलते धीरे चल भाई, आग नहीं लगानी हमें, सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है ना। तो मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करके किसी भी डेंजरस सिचुएशन से बचने के लिए। आगे समझ में। और हम लोग किसको यूज़ करते हैं, ग्राफाइट को और हेवी वाटर को यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, हाउ कैन क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी डिस्टिंग्विश, मतलब क्लास बी में जो भी हमने फायर आग लगने वाले सब्सटेंस देखे थे उनको बुझाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना। पहले तो आपको पता होना चाहिए क्लास बी के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस होते थे, आपको पता थे, वो सारे के सारे ऑयल होते थे, ठीक है, तेल वगैरह, उनसे आग लगती है। आप कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हो, आप फॉर्म फायर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज टू द एक्सटिंग्विश फायर, आप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करो, इस तरीके से आप उसको आग बुझा सकते हो, पानी से बुझाने मत जाना, ठीक है ना। आ गया लो, मैंने बोला था एक क्वेश्चन आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बहुत इजी है, ये चार्ट पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, आपको बस इतना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यहाँ पे लिखना था, लेकिन एक्स्ट्रा चाहो तो आप लिख सकते हो, टीचर भी इंप्रेस हो जाएगी, खट करके 1 का 2 मार्क्स दे देगी, ठीक है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर दिए हैं। बड़े वाला क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो आने वाला है, उसके लिए भी आप रेडी रहो, और आपको डिस्क्रिप्शन में बताना है कि आपको पेपर कैसा लगा, आपको उसके सॉल्यूशन कैसे रखे, ठीक है ना। और ऑलवेज सेम एज सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज यू कैन सी दैट द सब्सक्राइबर बहुत कम है, और 8th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट तो काफ़ी कम है एज अ सब्सक्राइबर। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ऐसे वीडियो आपके सामने लेते रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।